धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जिस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए आज मैं सदन में खड़ी हुई हूं, वो अविश्वास का प्रस्ताव नेता विपक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कल इस सदन में रखा था। अध्यक्ष जी, प्रस्ताव रखते हुए चर्चा का प्रारंभ करते ही उन्होंने एक अच्छे प्रोसिक्यूटर की तरह हम पर एक के बाद एक 9 आरोप दागे। I charge this government for this, I charge this government for this, I charge this government for this। इसलिए अध्यक्ष जी, इसलिए अपने प्रारंभिक वाक्य में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, मैडम, वी डू नॉट प्लीड गिल्टी टू योर चार्जेस। हम आपके आरोपों को स्वीकार नहीं करते। अध्यक्ष जी, और हम उन आरोपों को स्वीकार क्यों नहीं करते, ये पक्ष आपके माध्यम से मैं सदन में रखना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, उनके पूरे भाषण का सार ये था कि हमारा 4 वर्ष का कार्यकाल विफलताओं से भरा हुआ रहा है। हमारा पिटारा सफलताओं की दृष्टि से खाली है और उपलब्धियों के नाम पर हमारे पास गिनाने के लिए कुछ नहीं। इसलिए उनके आरोपों का जवाब देने से पहले जो उनके भाषण का सार था, मैं उसके बारे में अपनी बात रखना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, कांग्रेस का आज तक एक यूएसपी रहा है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि उन्हें सरकार चलानी आती है। उनका एक नारा लगता है, गांव शहर से नाता है, सरकार चलाना आता है। उनका एक पोस्टर हर चुनाव में निकलता है, वोट उन्हें जो सरकार चला सकते हैं। मुझे याद है, शिवराज जी यहां बैठे हैं, एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही थी, गवर्नेंस इज एन आर्ट, जो हम लोगों को नहीं आता। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहली उपलब्धि इस सरकार की यही गिनाना चाहती हूं कि पुराने 5 वर्ष से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम केवल सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि गठबंधन की सरकार अच्छी तरह से चला रहे हैं। अध्यक्ष जी, 40 वर्षों तक इस देश में एक पार्टी का राज रहा, बहुमत की पार्टी का। बहुमत का राज, सिंगल पार्टी का राज चलाना बहुत आसान है, लेकिन जब वो सरकार गई तो भारत के राजनीतिक समीक्षकों ने एक समीक्षा करते हुए भविष्यवाणी की कि अब भारत में गठबंधन की सरकारों का युग शुरू हो गया। कोएलिशन ईरा हैज स्टार्टेड इन इंडिया। लेकिन इस समीक्षा के साथ साथ उन्होंने एक और भविष्यवाणी की कि गठबंधन की सरकारें बनेंगी जरूर, मगर चलेंगी नहीं। और ये भविष्यवाणी बहुत वर्षों तक सही साबित हुई। कॉमरेड सुरजीत की प्रयोगशाला से जितनी गठबंधन की सरकारें हिंदुस्तान में निकली, वो एक के बाद एक चली गई। वो वीपी सिंह की सरकार थी, वो देवे गौड़ा की सरकार थी, वो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, साल, सवा साल, 1.5 साल। लेकिन 1999 से पहले, क्योंकि 1998 में हमारी भी गठबंधन की सरकार चली गई थी, हम लोगों ने तय किया अगर गठबंधन की सरकार चलानी है तो 2 काम करने होंगे। जो गठबंधन के घटक दल हैं, चुनाव से पहले गठबंधन करें। कटारिया जी, सुषमा जी, प्लीज अध्यक्ष जी, स्मरण के लिए मैं आपको स्मरण के लिए कह रहा हूं कि जी, आप बैठिए प्लीज। और मुरारजी भाई की सरकार में आप भी शामिल थे। मैं बता प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को ये कहूंगी, उन्हें जो प्रश्न पूछना है पूछने दें, आप खड़े ना हो।
मैं यील्ड करूंगी। मैं चाहती हूँ उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों का, उनका समाधान कारक उत्तर देकर मैं आगे बढ़ूं। अगर पीछे से हम लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर चर्चा सार्थक नहीं हो सकेगी। लेकिन मैं प्रश्न पूछने को नहीं दूंगा। तो आप लोग आश्वस्त हो जाइए, कृपया आप पीछे से न खड़े हो, मैं निपटने के लिए काफी हूँ। अध्यक्ष जी, वो ठीक कह रहे थे कि उस सरकार में हम भी शामिल थे। मैंने तो आगे कहा कि इवन हमारे भी एक गठबंधन की सरकार गई, लेकिन 1999 से पहले ये तय किया गया कि अगर गठबंधन की सरकार को सफल करना है तो 3 काम करने होंगे। गठबंधन चुनाव से पहले बने ताकि जनादेश गठबंधन को मिले। दूसरा, साझा कार्यक्रम पहले से तैयार हो। और तीसरा, निर्विवाद नेता का चयन पहले किया जाए। ये काम हमने 1999 से पहले किया। जो गठबंधन के घटक दल चुनाव में जाने वाले थे इकट्ठे हुए और हमने जनता को कहा कि चरित्र ये होगा सरकार का, स्वरूप ये होगा सरकार का, ये हमारे सहयोगी होंगे। हमने निर्विवाद नेता का चयन किया अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में और हमने एक साझा कार्यक्रम बनाया। और अध्यक्ष जी, वो सरकार 1999 में जब आई तब से लेकर आज तक केवल चल नहीं रही है, पंजाबी की एक कहावत है गज-वज के चलना, वो गज-वज के चल रही है। और आज भी जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है विपक्ष ने, वो जानते हैं ये सरकार गिराने के लिए नहीं है, केवल चर्चा कराने के लिए है। और आज भी वो स्वयं कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार गिरेगी नहीं, बल्कि सरकार चलेगी और अच्छी तरह से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अध्यक्ष जी, ये पहली उपलब्धि है हमारी कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर पर 6 बार तिरंगा फहराया है और एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो राजनीतिक स्थिरता देना, गठबंधन की सरकार को विश्वसनीयता देना और इनसे इनका यूएसपी छीन लेना हमारी पहली उपलब्धि है, हमारी पहली सफलता। अब मैं उन बातों पर आती हूं जिनको भी सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने रखा। उन्होंने कहा आपकी क्या उपलब्धि है, आपकी क्या सफलता है, आपने मकान नहीं बनाए, आपने रोजगार नहीं दिया, उन्होंने कहा आपने लोगों को खाना दाना नहीं दिया। अब मैं उन उपलब्धियों का बखान करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं हिंदुस्तान में टेलीफोन हिंदुस्तान में मैं किसी को भी रोक सकता हूँ, रामदास अठौगे को नहीं रोक सकता हूँ। बैठिए बैठिए रामदास, बैठिए। रामदास जी बैठिए। अध्यक्ष जी, हमारे देश में टेलीफोन की सुविधा लग्जरी मानी जाती थी, ऐशो आराम की चीज मानी जाती थी। 50 बरस में जो नेटवर्किंग टेलीफोन का तैयार हुआ था, उससे पूरे देश में 1,86,00,000 टेलीफोन कनेक्शन दिए गए थे। 50 वर्षों में 1,86,00,000 टेलीफोन कनेक्शन दिए गए थे। आप भी चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे हैं, आपको मालूम है हमारे पास लोग चक्कर काटा करते थे, एक टेलीफोन का कनेक्शन दिलवा दीजिए। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा हुआ है तो एक दिल्ली में दिलवा दीजिए। एक लंबी प्रतीक्षा सूची, एक लंबी वेट लिस्ट। अच्छी चर्चा चल रही है। अध्यक्ष जी, जब मैं 50 वर्षों की बात करती हूँ तो 1947 से 1998 तक की तमाम सरकारों की बात करती हूँ जिसमें राजीव गांधी जी की सरकार शामिल थी।
और जो आंकड़ा मैं रख रही हूँ वो 1998 तक का है, जिसमें राजीव गांधी जी के समय के दिए हुए टेलीफोन कनेक्शन भी शामिल है। मैं 47 से मैं 98 तक की बात कर रही हूँ। 1998 तक इस देश में 1,86,00,000 टेलीफोन कनेक्शन दिए गए थे। संभ्रांत परिवारों तक सीमित थी यह सुविधा। अध्यक्ष जी, आज गर्व से मेरा माथा ऊंचा होता है जब मैं कहती हूँ 98 से लेकर 2003 तक 5 वर्षों में अकेले हमारी सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा टेलीफोन कनेक्शन देने का काम किया। अध्यक्ष जी, कहा तो टेलीफोन I'm sorry, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आप जब उत्तर देंगे तो भी बोलिए उसमें, यहाँ बीच में क्यों रोकने की कोशिश करो? प्लीज, आई एम सॉरी, आई कांट परमिट यू टू इंटरप्रेट। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, जो कहा तो टेलीफोन कहा तो टेलीफोन घर के लिए मुनासिब नहीं थे और कहा टेलीफोन जेब में आ गए हैं और एक जहमत बन गई है। अध्यक्ष जी, आप कोई मीटिंग करें, गोष्ठी करें, सेमिनार करें, संगीत सम्मेलन करें, सबसे पहली प्रार्थना ये करनी पड़ती है कृपया मोबाइल बंद कर लीजिए। एक एक की जेब में टेलीफोन पहुंच गया। दूसरी बात कहती, अच्छा दूसरी बता दीजिए किसकी देन है? अध्यक्ष जी, that you get an opportunity to speak. Yeah, sorry. Please don't interrupt. Don't interrupt. Please sit down. Please बैठिए। अध्यक्ष जी, अच्छा टेलीफोन तो राजीव गांधी की देन है, गैस कनेक्शन किसकी देन है? अब मैं गैस कनेक्शन की बात करती हूँ। बैठिए, अभी कोई दूसरे विषय सुनिए। अध्यक्ष जी बताइए गैस कनेक्शन किसकी देन? अध्यक्ष जी, जिस समय हमारी सरकार सत्ता में आई, जिस समय हमारी सरकार सत्ता में आई, अध्यक्ष जी सच तो यह है कि हमारी सरकार भी कांग्रेस की देन है। अगर ये अच्छा काम करते तो हम आते ही क्यों? तो मान लेते हम सब आपकी देन है, हमारी सरकार आपकी देन है। आप अच्छा काम करते रहते तो हमें कोई नहीं लाता। आपको हटाने के लिए हमको लाए, हम तो आपके शुक्रगुजार हैं। हम सब जो इधर बैठे हैं ये आप ही की देन से बैठे। मैं एक ही बार में कह देती हूँ, बहुत जल्दी हम आपको धन्यवाद देने वाले हैं। बहुत जल्दी हम आपको धन्यवाद देने वाले हैं। अध्यक्ष जी, सर आप लोग मत बैठो, सर आप लोग बैठो। सर
सुषमा जी ने सही कहा, अगर सुषमा जी चुनाव में सोनिया जी से नहीं हार जाती तो एक कंसोलेशन प्राइज और मिनिस्टर उनको नहीं मिलती, इसलिए एक देन है। अध्यक्ष जी, मैं प्रियरंजन दास मुंशी से कहना चाहूंगी, अगर ये बल्लारी चुनाव की बात कर रहे हैं तो जरा उधर देखें, ये आपकी दुखती रग है। अगर बल्लारी चुनाव की बात कर रहे हैं तो सारा विषयांतर कर सकती हूं मैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसी 12 बार की आपकी जीती हुई थी, मैंने बल्लारी देखी ना सुनी, केवल 12 दिन के लिए गई थी वहां, 3,58,000 वोट लेकर आई थी। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में सोनिया जी को हरा कर आई थी, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में बराबर आई थी। कोई घर नहीं थी अध्यक्ष जी, सोनिया जी की कोई घर बल्लारी में नहीं थी। अध्यक्ष जी, वो तो कम से कम 12 दिन गए या 2 दिन गए। अध्यक्ष जी, अगर ये सुनना चाहते हैं ना, अगर ये सुनना चाहते हैं, तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। अध्यक्ष जी, ये सुनिए, 12 बार की जीती हुई सीट केवल 56,000 वोट से जीत कर आई थी और 48,000 वोट इनवैलिड हुआ था। ये है बल्लारी का आंकड़ा। ये दुखती रग मत छेड़ो ये दुखती रग। बल्लारी आपके लिए ग्लोरियस विक्ट्री नहीं है, करण सिंह भी मेरे लिए ग्लोरियस डिफीट है। 40,000 वोटों में हारे अटल जी के खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि करण सिंह छोटा है, अटल जी बड़ा है। क्या होता है, लोग निकालेंगे। अध्यक्ष जी, मैं प्रिय दास मुंशी जी को बता दूं, some defeats are more glorious than victory, and I claim that defeat. Sonia ji cannot claim that glory of victory in Ballari. अध्यक्ष जी, अब मैं वापस इस पर आती हूँ। सर, सुषमा जी को लखनऊ के रिजल्ट के आंकड़े भी रखना चाहिए। अटल जी और करण जी की बराबर में कितना वोट की फर्क है। अध्यक्ष जी, सुषमा जी, अध्यक्ष जी, प्लीज शांति रखिए, शांति बनाइए प्लीज। अपने पार्टी के सदस्य भाषण कर रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं? प्लीज सुनिए। अध्यक्ष जी, मैं वापस इस पर आती हूँ। वो लोग कह रहे थे राजीव गांधी जी की देन है, मैंने कहा कि ये सरकार ही इनकी देन है। और मैं उसके आगे बढ़कर कह दूं, हमारी सफलताओं को गिनाने का अवसर देना भी आपकी देन है। अगर आप अविश्वास प्रस्ताव न लाते तो आज समूचे देश के सामने और सदन के सामने मुझे अपनी उपलब्धियां गिनाने का अवसर नहीं मिलता। मैं तो इसके लिए भी आपकी शुक्रगुजार हूं। अध्यक्ष जी, मैं आप अगली बात पर मैं गैस कनेक्शन की बात कर रही थी। अध्यक्ष जी, जिस समय हमने सत्ता संभाली, उस समय पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पूरे देश को 3,37,00,000 गैस कनेक्शन प्राप्त थे। 3,37,00,000 और एक लंबी प्रतीक्षा सूची थी, एक लंबी प्रतीक्षा सूची। आज मैं गर्व से कहना चाहती हूं, चतुर्वेदी जी, आपके लिए भी अच्छा लगता है। मैं सभी सदस्यों को विनती करता हूँ, सदस्य इस पक्ष के हो या उधर के हो, सदन में शांति रखना सभी का काम है। आप यदि टोका टोकी करेंगे तो दूसरे बाजू से टोका टोकी होगी और इसमें नुकसान आखिर सभी सदस्यों का और सदन का हो सकता है। इसलिए मैं दोनों भाई मैं बोल रहा हूँ, प्लीज यू नो आई एम स्पीकिंग, यू आर अ डिसिप्लिन मेंबर ऑफ द हाउस। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी को कि जब सदन में एक वक्ता उनकी भूमिका रख रही है तो उनको रखने दो। बाद में आपको मौका मिलेगा, आप कह सकते हैं कि उन्हें जो बातें कही वो सही नहीं है, आपको तो मौका मिलने वाला है। तो मैं कहूंगा कि ये ठीक नहीं है। प्लीज सुनिए, सदन अच्छी तरीके से चले, मौका तो सभी को मिलने वाला है। जो टाइम दिया है उसमें आपके ऊपर जो नाम है उनको मौका मिलेगा, लेकिन एक बाजू से शुरू करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इससे बाकी मेंबर्स का नुकसान हो जाएगा। जो छोटे पार्टी के लोग हैं उनका नुकसान मैं नहीं करना चाहता हूं, उन्हें भी मौका देना मेरा काम है। और इसलिए मेरे सभी सदस्यों को विनती है कि
कि सुषमा जी का भाषण सुना जाए, उसके बाद में आप नहीं प्लीज नो आर्ग्यूमेंट ऑन दिस, प्लीज सिट डाउन। यस नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैंने ना बोला था, उनको भी मैंने बोला था। आप लेकिन ये बात खराब है तो आप क्यों करें? खराब बात आप क्यों करते हो? यस अध्यक्ष जी, यस साइलेंस नाउ। भाई सत्यव्रत जी को तो बिल्कुल सुनिए नाउ, नाराज नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि मैं अब इस समय उनकी शैली में बोल रही हूँ। जो प्रश्न उन्होंने रखे मैं केवल उनका जवाब दे रही। मैं एक होती रहे, बस एक आध हो गई ना, आप तो चुप करो। अध्यक्ष जी, तो मैं आंकड़ा रख रही थी क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया कि आपने क्या क्या किया। 3,37,00,000 गैस कनेक्शन विरासत में मिले, 50 वर्ष में दिए गए, और केवल 5 वर्षों में हमने 3,50,00,000 गैस कनेक्शन देकर प्रतीक्षा सूची समाप्त कर दी। आपको मालूम है अध्यक्ष जी, हम सांसदों को कूपन मिला करते थे, 50 कूपन मिलते थे, लाइन लगती थी, साल के 100 कूपन में 100 खुश होते थे, 1000 नाराज होते थे। आज कोई लाइन नहीं, कोई कूपन नहीं, सारी प्रतीक्षा सूची समाप्त। अध्यक्ष जी, और आगे चलिए, ये दोनों चीजें भी राजीव गांधी की देन थी। अब मैं तीसरी पर आती हूँ। अध्यक्ष जी, जिस समय हम सरकार में आए 1998 से पहले एक भी टीवी चैनल भारत से अपलिंक नहीं होता था। ये तो राजीव गांधी जी ने नहीं किया, ये तो नरसिंह राव जी ने नहीं किया। पीए संगमा बैठे हैं यहाँ, सूचना प्रसारण मंत्री थे, पूछिए, आवाज उठती थी। मैंने स्वयं सदन में कहा, अरे आप भारत से अपलिंकिंग क्यों नहीं देते? भारत की टीवी कंपनियां, अध्यक्ष जी, भारत की टीवी कंपनियों के लोग थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, मॉस्को से अपलिंक करने जाते थे। हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती थी, रिजर्व बैंक के आगे लाइन लगाते थे, वहां से पैसा लेते थे विदेशी मुद्रा में। एक आदमी उनका टेप लेकर जहाज में बैठा रहता था, शटल करता था थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और मॉस्को के बीच में। हमारी सरकार आने के 3 महीने के अंदर हमने भारत से अपलिंकिंग दी। आज जितने टीवी चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक, आज के दिन आप Mrs. Sushma Swaraj was a member of the Joint Select Committee set up for the purpose. This government has been there for 5 years. There has been no broadcast authority. Let her answer the question. She was a minister twice. She was a gross failure as a minister. Sir, she is not अध्यक्ष जी, मैं बताती हूँ अध्यक्ष जी, आज के दिन 77 टीवी चैनल भारत से अपलिंक हो रहे हैं। जो केवल टीवी चैनल नहीं, उसके रोजगार के अवसर देखिए उसके साथ, क्योंकि एक टीवी चैनल जब आता है तो पूरे हिंदुस्तान में उसका जाल बिछाता है। कॉरेस्पॉन्डेंट आते हैं, कैमरामैन आते हैं, न्यूज लाइट के लोग आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, लाखों लाख लोगों के रोजगार का सृजन किया है इस अकेली सरकार की नीति ने। अध्यक्ष जी, अब अगली बात जो कह रहे हो, क्या वो भी राजीव गांधी की देन है? किसान क्रेडिट कार्ड दिए जनता को सुना नहीं था कभी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्रता से सुषमा जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न कर रही है उपलब्धियों के बारे में। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, केरोसिन का दाम, जनता का पीठ टूट रहा है। बैठिए, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी की एक हो अनुमति तो आपने ये सब किया था, मान लिया,
लेकिन क्या माननीय मंत्री जी इन चैनलों में जो अश्लील हरकतें आ रही वो हैं अलग बदलाएंगे, उनको बंद करेंगे हाँ, क्या? करेंगे। अध्यक्ष जी, क्रेडिट कार्ड की कल्पना केवल और केवल संभ्रांत लोगों से जुड़ी थी। एमडीज का डाइनर्स कार्ड, अमेरिकन कार्ड, वीजा कार्ड, कोई उच्च मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी सोच नहीं सकता था कि वो कभी क्रेडिट कार्ड रखेगा। आप किसान की बात करते हैं, किसान की दुर्दशा पर आंसू बहाते हैं। ये इस सरकार का क्रेडिट और कल्पना है जिसने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड होगा और किसान उस क्रेडिट कार्ड से, हाँ क्या सच नहीं है ये? सरकार ने लिमिट बनाई 2 लाख। और अध्यक्ष जी, आपको आंकड़ा दूं, 2,70,00,000 क्रेडिट कार्ड अभी तक दिए जा चुके हैं और इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री ने घोषणा की इसी तरह के क्रेडिट कार्ड बुनकरों को भी दिए जाएंगे, हथकरघा आर्टिजन को भी दिए जाएंगे। Nothing should go on record excepting Sushma Swaraj speech. Please बैठिए, please बैठिए, बैठिए। Yes. और अध्यक्ष जी, 2,70,00,000 कार्डों में 55,000 करोड़ रुपए का ऋण किसानों को दिया गया है। ये पूछना चाहते हैं हमने किसानों को क्या किया, वो भी खड़ी होगी। इप्सी जी was introduced by Shri Rajiv Gandhi ji. No, I'm not permitted to speak, please. चतुर्वेदी जी ने एक सवाल किया। Great silence in the house. जरा शांति बनाइए। चतुर्वेदी जी ने कहा कि हमने आपके इस ओर की सदस्य भाषण कर रहे हैं तो भी आप सुनना नहीं चाहते, क्या बात है? प्लीज बोलिए। यस। चतुर्वेदी जी ने एक प्रश्न पूछा था। She has not yielded. How can I permit to speak? Yes. कि 20 लाख मकानों की घोषणा की, क्या उसके आसपास भी पहुंचे? 50% भी नहीं बनाए। एक आंकड़ा देती हूं सिर्फ आपको। अध्यक्ष जी, 1970 में हुडको का निर्माण हुआ था जो मकान बनाने के लिए ऋण देती है। 1970 से 1998 तक 28 वर्षों में हुडको ने 10,390 करोड़ का ऋण दिया। 10,390 करोड़ का 28 वर्षों में। और आज मेरा माथा गर्व से ऊंचा होता है ये कहते हुए, 98 से 2003 केवल 5 वर्षों में हुडको ने 14,047 करोड़ रुपए का ऋण दिया। वो मकान बनाने के लिए दिया या किस चीज के लिए दिया? 20 लाख नहीं 50 लाख मकानों का निर्माण इस दर से निर्माण इस सरकार के उसमें हुआ। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, आप कितने हजार रुपए का आपने खर्च किया? आपको मैं इजाजत नहीं दे रहा। प्लीज सिट डाउन। सत्यव्रत जी, आई डोंट परमिट यू टू स्पीक। Nothing should go on record. Please. I have not taken this on record, Sushma ji. You can continue your. मैं वही आंकड़ा दे रही हूँ और एग्जैक्ट आंकड़ा सुनोगे तो चौंक जाओगे। अध्यक्ष जी, नहीं ऐसे कैसे बोलते? मैं तब बोलूंगी जब ये चुपूंगी। अध्यक्ष जी, एग्जैक्ट आंकड़ा देंगे आपको। अध्यक्ष जी, $10,390 करोड़ 28 साल में, 14,047 करोड़ 5 साल में मकान बनाने का ऋण। अध्यक्ष जी, इन्होंने पूछा, हमने कहा था भूख 50 लाख 60 लाख की जगह 70 लाख मकानों का निर्माण हुआ। हर मुद्दे पर कैसे बोलूंगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं पूछ सकते आप। ऐसे बाद में पूछिए, आपके सदस्य बोलने वगैरह वो प्रश्न पूछेंगे। आपको सब पार्टी ने एडवोकेट बनाया क्या? अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि हमने भूख मिटाने का। प्लीज शांति रखिए, प्लीज। सदन का काम चलाना है, क्यों खड़े रहते हो आप? बैठिए प्लीज, प्लीज सिट डाउन। ठीक नहीं है, बैठिए प्लीज। अध्यक्ष जी, कहा भूख मिटाने का वादा किया था। जी हाँ, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए।
मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, आप बैठिए प्लीज। श्रीराम क्या चल रहा है? अध्यक्ष जी, भूख मिटाने का वादा किया था, आंकड़ा सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 1.5 करोड़ परिवारों को यानी 7 करोड़ लोगों को अंत्योदय अन्न सुरक्षा के नीचे 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल का आवंटन ये सरकार कर रही है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा अन्न सुरक्षा कार्यक्रम है। अध्यक्ष जी आगे सुनिए। अध्यक्ष जी, अम्मा राजीव गांधी जी और नरसिंहा राव जी की पूरी दिन के अनुसार एक आंकड़ा देती हूँ। हिंदुस्तान में 4 लेन्स की सड़कें, 4 लेन 1998 तक हिंदुस्तान में मैं बोलती हूँ, मुलायम सिंह जी का जवाब दूंगी। अध्यक्ष जी, आप हैरान होंगे, आजादी के 50 वर्षों बाद तक हिंदुस्तान में 4 लेन की सड़क केवल 556 किलोमीटर बनी थी, केवल 556 किलोमीटर। और अध्यक्ष जी, आज गर्व से मैं इस सदन में कहना चाहती हूँ, हमारी सरकार ने 14,846 किलोमीटर 4 लेन और 6 लेन की सड़क निर्माण करने का काम किया है। कल मुलायम सिंह जी कह रहे थे, क्या होगा इन सड़कों पर, कौन चलेगा? विदेशी चलेंगे, विदेशी कारें चलेंगी। मुलायम भाई, हमने कोई पट्टी वहां नहीं लगा रखी कि उस पर स्वदेशी कार नहीं चल सकती, विदेशी कार चलेगी। लेकिन मैं मुलायम सिंह जी को कहना चाहती हूँ, अध्यक्ष जी, प्लीज ऐसी चीज नहीं दिखा सकते आप आपको परमिशन है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अध्यक्ष जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। प्लीज आपको मौका मिलेगा तब दिखाइए, ये नहीं ठीक। अध्यक्ष जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। देखिए सुषमा स्वराज जी भाषण कर रही हैं, उन्हें भाषण करने का पूरा अधिकार है। आप यदि वो भाषण पसंद नहीं कर सकते हैं तो आप अपने भाषण में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है। हर सदस्य को भाषण करने का पूरा अधिकार है। मैंने उन्हें इजाजत दी है, वही बोली। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर मैं इन पे आरोप लगा रही हूँ, अगर मैं इनके खिलाफ कुछ कह रही हूँ, तब ये बोले तो समझ में आता। मैं तो अपनी सच्चाई गिना रही हूँ, वो भी इनसे सुने। मेरा नाम लिया है, मेरा नाम लिया है, मैं विरोधी नहीं बैठ। एक मिनट आदर्श महोदय, जहाँ तक के माननीय मंत्री जी ने कहा है, मैंने 4 लेन सड़कों का विरोध नहीं किया है, सिर्फ ये किया है कि गरीबों के लिए भी क्या कोई इंतजाम हो रहा है। दूसरी बात मैंने ये कहा, आप अब इसमें क्या मैं उसी पे अब दूसरी बात जो अध्यक्ष महोदय सुनिए, जो अब सुन लीजिए, जो अध्यक्ष महोदय इन 4 लेन पर लाखों लोगों के झुग्गी झोपड़ी और ढाबा चलाने वाले गरीबों को उजाड़ा गया है, उसका क्या मिला है? और जो हमारे पेड़ों की नस्ल थी, अब आपके हमारे जीवन में वो पेड़ नहीं लगाए जा सकते, क्या वो पेड़ों का अब शीशम के पेड़ ऐसे मिलेंगे और तीसरी बात है, क्या विदेशी ही आपको इंजीनियर मिले थे? क्या देसी इंजीनियर नहीं मिले हैं? क्या विदेशी ही कंपनियां मिली हैं?
क्या देसी कंपनियां चोरी नहीं है? ये मैंने पूछा, ये बात रखी। मुलायम भाई मैं उसी का जवाब दे रही थी। उन्होंने जो मेरा ऐसे समय का कोई अर्थ नहीं, मुझे तो बल्कि समय की सीमा राज्यसभा में वोटिंग के लिए जाना, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ अगर मैं इन पे आरोप लगा रही हूँ, कोई इनके खिलाफ बोल रही हूँ, तब तो समझ में आए खड़े हूँ। आप मेरी अपनी बात कह रहे हो वो भी सुनाई नहीं जा रही। तो मेरा मैं मुलायम सिंह जी का जवाब मैं कह रहा हूँ देसी कंपनियों क्यों नहीं दे रही? देश के इंजीनियर क्यों नहीं लगा रहे जो बेरोजगार घूम रहे? गरीब सारे बेरोजगार हैं इंजीनियर। मैं गरीब की सड़क की बात कर रही हूँ। अध्यक्ष जी मैंने आपको परमिशन नहीं दी, प्लीज बैठिए। सुषमा जी आप बोलिए, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठिए। अध्यक्ष जी मैं मुलायम सिंह जी को कहना चाहती हूँ, मुलायम भाई आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम भी सुना होगा। वो सड़क किसी विदेशी के चलने के लिए नहीं बनी, वो सड़क कारों को दौड़ाने के लिए नहीं बनी। हमने बैलगाड़ी चलाने के लिए सड़क बनाई है, हमने साइकिल चलाने के लिए सड़क बनाई है, हमने ट्रैक्टर चलाने के लिए सड़क बनाई है, हमने जुगाड़ चलाने के लिए सड़क बनाई है। अध्यक्ष जी जब गांव शहर से सड़क से जुड़ जाएगा तो बैलगाड़ी में किसान अपनी फसल लेकर मंडी तक जाएगा। कॉलेज में पढ़ने के लिए वहां का बच्चा साइकिल से उस सड़क पे जाएगा। ट्रैक्टर में बैठाकर मरीज और जुगाड़ में बैठाकर आदमी सड़क के शहर के मेले में जाएगा। वो विदेशियों के लिए नहीं, वो देसी लोगों के लिए, वो गांव में रहने वाले झुग्गी और झोपड़ी वाले के लिए सड़क बन रही है। अध्यक्ष जी अच्छा मैं विशुद्ध गरीब की बात करती हूँ। कल श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा हेल्प कुछ अच्छा एक मिनट बैठो अध्यक्ष जी। कल श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में कुछ नहीं हुआ। सोशल सेक्टर का जिक्र किया उन्होंने। राजकुमारी जी बैठिए। एक तो हर व्यक्ति खड़ा हो रहा है, जो कभी नहीं बोलता उसे भी आज ही सवाल सूझ रहा है। गर्मी आ गई, गर्मी आ गई। जो कतई चुप रहे थे वो भी आज खड़े हो रहे हैं। कौन सी वाइब्रेशन आ गई? Very relevant questions are put by Mulayam Singh ji. She has not replied. She said she will reply to his questions. Yes. अध्यक्ष जी कल श्रीमती सोनिया गांधी जी सोशल सेक्टर्स पर बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में कुछ नहीं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, उन लोगों से पूछना चाहती हूँ 1956 में अध्यक्ष जी एम्स नाम का अस्पताल बना था। 1956 में, तब से लेकर 2003 आ गया। बीमारी बढ़ी, कंगाली बढ़ी, पूरे हिंदुस्तान के लोग एक दिल्ली के एम्स पर आने लगे। मरीज और मरीज के साथ दो तीमारदार, मरीज की परेशानी अलग और तीमारदारों की परेशानी अलग। सरकार जब सरकार आई, कभी किसी ने सोचा कि एम्स नाम का एक दूसरा अस्पताल भी हिंदुस्तान में जोड़ दिया जाए? बरसों बाद एक निग्रिम्स की बात हुई, 10 साल तक एक ईंट नहीं लगी उसमें। आज इस सरकार ने तय किया, जब देखा अटल जी ने जाकर उड़ीसा से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लोग आ रहे हैं, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि ये इतनी दूर से चलकर लोग दिल्ली के एम्स में आ रहे हैं, क्यों नहीं हम एम्स जैसे अस्पताल उनके द्वार पर ले जाकर देंगे। अध्यक्ष जी एक साथ तय किया गया, एम्स जैसे 6 सरकारी अस्पताल पूरे हिंदुस्तान के पेरिफेरी पर, पूरे हिंदुस्तान के पिछड़े राज्यों में स्थापित कर दिए जाएंगे। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने घोषणा की, ये श्रेय केवल और केवल उस सरकार को जाता है जो गरीब के प्रति संवेदनशील है, जो बीमार के प्रति संवेदनशील है, जो तीमारदार के प्रति संवेदनशील है। अध्यक्ष जी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में कुछ नहीं हुआ।
एक शब्द तो कह सकती थी नेता विपक्ष, जिसकी सराहना पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हुई थी। सार्स की बीमारी हमारे पूरे दक्षिण एशिया में आई, बर्बाद हो गया चीन का व्यापार, तबाह हो गया चीन का पर्यटन। समझ नहीं आ रहा था कैसे रोके, और सारे लोग निगाह लगाए देख रहे थे चीन के बाद हिंदुस्तान की बारी आएगी, और लोगों को लगता था कि चीन की अर्थव्यवस्था तो शायद सार्स का बोझ सह लेगी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था वो बोझ नहीं सह पाएगी। अध्यक्ष जी, जिस मुस्तैदी से सार्स को हैंडल करने का प्रबंध हुआ, दिल्ली से बाहर भगा दिया हमने सार्स को। एक मौत नहीं हुई सार्स से हिंदुस्तान में, एक आदमी नहीं मरा, और पूरा पश्चिम आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। यकीन नहीं हुआ राष्ट्रपति बुश को, यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति को। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से कहा एक भी मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं हुई। कहा कैसे? उन्होंने कहा ये हमारा कुशल संचालन था कि सार्स को हमने बाहर भगा दिया, एक व्यक्ति नहीं मरा। अध्यक्ष जी, सार्वजनिक मंचों का भाषण, बैठिए प्लीज सुनाओ। अध्यक्ष जी, सार्वजनिक मंचों का भाषण और संसद की चर्चा में फर्क होता है। सार्वजनिक मंचों पर हम एक तरफा कार्रवाई करते हैं, वोट लेना है इसलिए अपनी अपनी बात कहते हैं, दूसरों की नहीं कहते। Please sit down. I have not permitted you. Why are you disturbing the house? Please sit down. लेकिन संसद की चर्चा करते समय, लेकिन संसद में चर्चा करते समय अगर हम सही को सही और गलत को गलत कह दें, जो चीजें सराहना के काबिल हैं उनकी थोड़े शब्दों में ही सही सराहना करते हुए आलोचना करें, तो आलोचना की विश्वसनीयता भी बढ़ती है और वो आलोचना देश के लिए हितकारी भी होती है। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना वो दुर्भावना से प्रेरित लगता है। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ, ये 9 चीजें मैंने गिनाई। मेरे पास एक लंबी सूची, एक लंबी फहरिस्त है उपलब्धियों की, लेकिन चूंकि नेता विपक्ष ने 9 आरोप लगाए थे, इसलिए केवल 9 उपलब्धियां गिनाकर मैं उनके इस आरोप को बर्खास्त करना चाहती हूँ। अब मैं अगली बात पर आती हूँ। सोनिया जी ने जो आरोप लगाए उसमें एक लगाया डिफेंस को जेपरडाइज करने का, यानी रक्षा को खतरा में डाला, आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने का। दोनों हमारे माननीय मंत्री बैठे हैं, माननीय उप प्रधानमंत्री जी ने आंतरिक सुरक्षा के बारे और बाह्य रक्षा के बारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बहुत प्रभावी ढंग से जवाब दिया है। मेरा समय सीमित है इसलिए मैं उनको नहीं लेना चाहूंगी। मैं उनके उस आरोप पर आती हूं जहां उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हैं, संसदीय जनतंत्र को तोड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं इमरजेंसी की चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि उसकी चर्चा कल आदरणीय आडवाणी जी ने की है। सुषमा जी, प्लीज, I'm point about yes. Intervene. Please. Sir, she can only intervene. What she has now said is she is going to reply to the charges which has been leveled by the opposition. As far as intervention goes, the reply can't be made. The reply can only be made by the Prime Minister. Therefore, restricts are only up to intervention, not further than that. Yes. Go ahead. चर्चा में भाग लेने का मतलब ही ये होता है, चर्चा में भाग लेने का मतलब ही ये होता है कि जो कुछ उधर से कहा जाए उसका जवाब दिया जाए। अंत में प्रधानमंत्री सबका जवाब देते। उन्होंने एक आरोप लगाया, मैं पढ़कर उन्हीं की भाषा में बता देती हूँ। Efforts to topple democratically elected governments are being made in a systematic manner. यानी चुनी हुई, जनतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को एक एक करके तोड़ा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस अध्यक्षा को कहना चाहूंगी कि जो आरोप आप हम पर लगा रही हैं, शायद आपको मालूम नहीं, कांग्रेस को इस काम में महारत हासिल है। अध्यक्ष जी, मैं पूर्वोत्तर की बात नहीं करती,
पूर्वोत्तर में तो ये खेल कांग्रेस ने हमेशा से खेला है। मैं उस राज्य की बात करती हूँ, प्लीज, मैं उस राज्य की बात करती हूँ जिस राज्य से मैं स्वयं आती हूँ, और आज की बात नहीं करती। आज से 23 साल पीछे ले जाना चाहती हूँ। सन 1980 में केंद्र में भी जनता पार्टी की सरकार थी और मेरे गृह राज्य हरियाणा में भी जनता पार्टी की सरकार थी। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उस समय हरियाणा विधानसभा की सदस्या थी, विधायिका थी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गई, श्रीमती इंदिरा गांधी वापस सत्तासीन हुई। उनके सत्ता में वापस लौटते ही 1 महीने का समय नहीं बीता था, 1 महीने का समय नहीं बीता था, हरियाणा की जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, जनता पार्टी के मंत्री, जनता पार्टी के विधायक रातों रात वहां के जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चरणों में आकर बैठे थे। सरकार वही, मंत्री वही, मुख्यमंत्री वही, विधायक वही, लेकिन नाम पट्ट बदल गया और रात को जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की सरकार बन गई। बैठे इंदिरा जी, बैठे अजय प्रकाश चौटाला, बैठे सुरेंद्र सिंह बरवाला, जवाब दें। अध्यक्ष जी, नाम पट्ट बदला था केवल, और उस समय के मुखिया, बाद में उन्हीं मुख्यमंत्री को हराया आईडी स्वामी जी ने करनाल से। वो उनके मुख्यमंत्री आज भी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं। उस समय संपादकीय जो लिखे गए थे, उस बदली हुई सरकार को दी गई थी। 44 लोग थे। अध्यक्ष जी, सरकार बदलने के बाद नहीं कहना, जो करती हूँ। अध्यक्ष जी, ये एग्जाम्पल इसलिए बताई है कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ उसकी। अध्यक्ष जी, इतिहास गवाह है। हम 4 विधायक बचे थे, कॉमरेड शंकरलाल, स्वामी अग्निवेश, बलदेव तायल और मैं स्वयं। हम 4 नहीं बदले थे और 40 लोगों ने रातों रात दल बदल किया था और जनता पार्टी की सरकार का नाम पट्ट बदलकर कांग्रेस की सरकार किया। अध्यक्ष जी, दूसरा आरोप इन्होंने लगाया। ये कहती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम तोड़ रहे हैं। मैं इन्हीं की भाषा में बताना चाहती हूँ। इन्होंने कहा, अध्यक्ष जी, मैं इनका आरोप पढ़कर सुनाती हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी का आरोप है कि हमने सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने लोगों को बचाने की बात की। उन्होंने इस सदन से एक प्रश्न पूछा है हमसे, उनकी भाषा में ये प्रश्न, I would like your attention, मैडम सोनिया गांधी। ये प्रश्न है उनका हमसे, Are those in high office above the law? Are they? It seems they are. No, madam, they are no longer. But there was a phase where they were. और मैं कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ उन्हें और याद दिलाना चाहती हूँ। आज वो हमसे पूछती हैं कि क्या उच्च पदस्थ बैठे हुए लोग कानून के ऊपर हैं? वो कहती हैं लगता है ऊपर है। नहीं मैडम, आज ऊपर नहीं है, लेकिन एक समय था जब कर दिए गए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहती हूँ इस सदन के लोगों को, 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उनके चुनाव को राजनारायण जी ने चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने निर्णय सुनाया। निर्णय में इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द कर दिया गया। उन्हें 20 दिन की मोहलत मिली सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा, उन्हें कंडीशनल स्टे मिला। आप सदन की कार्रवाई में भाग ले सकती हैं, वोट नहीं दे सकती। और उस समय अध्यक्ष जी, सीबीआई का नहीं, इस सदन का दुरुपयोग किया गया।
अध्यक्ष जी, संविधान का 39वां संशोधन इस सदन से पारित कराकर तय किया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। Their elections was made non-justiciable। ये कहा गया they were beyond law, कहा गया their elections are beyond judicial scrutiny। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ मैडम सोनिया गांधी, आज के दिन कोई भी आदमी लॉ से ऊपर नहीं है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी चाहते तो अपने सहयोगियों को बचाने के लिए सारे केस वापस ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अध्यक्ष जी, अगर लॉ से ऊपर हम समझते तो अभी लोकपाल विधेयक की चर्चा आई, सब लोगों ने कहा प्रधानमंत्री इसमें नहीं रहने चाहिए। स्वयं प्रधानमंत्री ने आगे होकर कहा ऐसे लोकपाल का मतलब क्या होगा जिसमें प्रधानमंत्री नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो प्रधानमंत्री भी उसके घेरे में होने चाहिए। ये है इस सरकार की सोच, ये है अटल बिहारी वाजपेयी की सोच। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पिछली तारीख से संविधान में संशोधन करके प्रधानमंत्री के चुनाव को नॉन जस्टिशिएबल करार देना क्या कानून से ऊपर रखना नहीं था। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगी श्रीमती सोनिया गांधी को कि जब आप वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करा करें तो एक बार कांग्रेस का इतिहास जरूर जान लिया करें, वरना टिप्पणी करने के बाद टिप्पणी करने के बाद आपको एम्बैरेसमेंट सहना पड़ता है, क्योंकि लोग आपको आपका अतीत याद दिलाते हैं। इसलिए मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, वरना इस तरह की टिप्पणी के बाद जब उनका अतीत उन्हें याद दिलाया जाता है तो उन्हें एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। अध्यक्ष जी, सीबीसी रिपोर्ट की बात कहाँ है? अध्यक्ष जी, मैं अभी की बात कर, अभी की बात। अध्यक्ष जी, यहाँ पीएससी की बात की गई, यहाँ सीबीसी रिपोर्ट की बात की गई। जयपाल रेड्डी उठ के चले गए क्या? चले गए लगता। अध्यक्ष जी, अधपके तथ्यों को लेकर यहाँ बात की गई, अधपके तथ्यों को लेकर। कल विजय जी कह रहे थे दे आर आस्किंग फॉर मून, ठीक कह रहे थे, क्योंकि जो चीज है नहीं वो मांगोगे तो लोग यही कहेंगे कि चांद मांग रहे। कभी कहते हैं सीबीआई पर चर्चा करते हुए 6 दिसंबर का भाषण अडवाणी जी का टेप लेकर आओ। अरे जो भाषण हुआ ही नहीं उसका टेप कहां से लेकर आए। कभी कहते हो सीबीसी की रिपोर्ट ऑपरेशन विजय पर प्रस्तुत करो। अरे जो रिपोर्ट है ही नहीं उसको कहां से प्रस्तुत करें। और उसके बाद जयपाल रेड्डी कहते हैं, कल जयपाल रेड्डी बोल रहे थे, आई एम स्टेटिंग दिस विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो जब मैं जयपाल आ बैठे, अध्यक्ष जी, Nothing is going on record. Please wait here, please. Yes. Sushma ji, how much more time do you take? Because it's almost 1 hour now. जितना समय उसमें जा रहा, जितनी देर मैं चुप खड़ी रही हूँ उसको काटना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, और हमारा अपना समय बहुत है। विजय जी यहाँ बैठे हैं, इतना समय है वो अपने आप उसमें से एडजस्ट कर ले। अध्यक्ष जी, जब मैं जयपाल रेड्डी जी को सुनती हूँ, पता नहीं कहाँ से भारी भरकम शब्द चयन करके लाते हैं।
एक दिन मैंने कहा भैया वो डिक्शनरी टटोलो जिसमें से जयपाल रेड्डी शब्द चयन करते। आप यकीन मानिए दुनिया भर की सारे शब्दकोश अंग्रेजी के सारी डिक्शनरीज में लेके बैठ गई, लेकिन मुझे उसमें वो शब्द नहीं मिले। तो मुझे समझ नहीं आया कि कहां से हैं तो शब्द बहुत अच्छे। एक दिन मैं खान मार्केट के किताब बुक शॉप में खड़ी किताबें टटोल रही थी। आप हैरान होंगे, वहां मुझे एक किताब दिखाई दी, उसका टाइटल था 1000 इंसल्ट्स। तो मैंने कहा 1000 इंसल्ट्स, इस टाइटल की किताब भी कोई पढ़ता है? मैंने उठा के एक तरफ रख दी। कुछ दिन बाद मुझे दोबारा उस बुक शॉप में जाना पड़ा, तो मैंने देखा उसमें लिखा था 1000 मोर इंसल्ट्स। तो मैंने कहा इसका मतलब इसका पाठक जरूर है जो अपडेटेड वर्जन आ रहा है इसका। तो मैंने उत्सुकतावश वो किताब उठा ली। यकीन मानिए वो सारे शब्द उसमें हैं 1000 मोर इंसल्ट्स में जो जयपाल रेड्डी तय करते। तब मुझे पता चला कि बड़े चहेते पाठक इस किताब के हिंदुस्तान में भी हैं और शायद उसका अगला अपडेटेड वर्जन जयपाल रेड्डी स्वयं ला सकते हैं। इतने शब्द उन्होंने घड़ लिए। दादा आपको जरूरत नहीं, आपकी शैली से मेल नहीं खाता। आप तो गाली भी देते हैं तो मीठी देते हैं। आप पहले कहते हैं अफेक्शनेट है, एफिशिएंट है, फिर कहते हैं एंग्री है। और जब तक आदमी पहले दोनों विशेषणों को सुनता है तब तक एंग्री वैसे ही खत्म हो जाता, गुस्सा रहता ही नहीं। आपकी शैली अलग है। जहां तक आपका प्रश्न है, आप तो बहुत स्नेह से बोलते हैं। मैं आपको वो किताब भिजवा दूंगी। अध्यक्ष जी, अगर उन्हें वो किताब चाहिए तो मैं भिजवा दूंगी और आप कहें तो टेबल पे रख दूंगी। Not only the author, I'll send you the book. She is going to keep it on the table of the house. Please sit down. You will get a copy. Please sit down. Yes. अध्यक्ष जी, प्रवीण राष्ट्रपति जी, she is going to send you a copy of the book. Please बैठिए। अध्यक्ष जी, अगर ये गुस्से से क्यों मांग रहे, प्यार से मांग ले, मैं इन्हें भेज दूंगी। अध्यक्ष जी, नहीं, अगर राष्ट्रपाल जी को वो किताब पढ़ने में रुचि पैदा हो गई है। शांति बनाइए प्लीज। अध्यक्ष, एक मिनट। अध्यक्ष जी, अगर उनको इस किताब पढ़ने में रुचि पैदा हो गई है तो मैं उन्हें कहती हूँ ऑथर का नाम लेके पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, मैं भिजवा दूंगी। और आप चाहें कि सारे कांग्रेसी पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ रखा दूंगी। आई कैन टेल यू द नेम ऑफ द रीडर एंड हिज नेम इज एस जयपाल रेड्डी। अध्यक्ष जी, another reader is S. Rajgopal. प्लीज बैठिए। अध्यक्ष जी, Yes, go ahead. अध्यक्ष जी, उनका तो आचरण इंसल्ट करने वाला है, उन्हें भाषा की क्या जरूरत है, शब्दों की क्या जरूरत है। अध्यक्ष जी, मैं ये कह रही थी, कल जयपाल रेड्डी जी ने ये बात कही और मैं पढ़कर सुना। उन्होंने कहा, आई एम स्टेटिंग विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट देयर वर 5 आइटम्स इन CAG रिपोर्ट एंड इन CBC रिपोर्ट। और उन 5 आइटम्स में उन्होंने जिक्र किया AK-47 राइफल्स, AK-47 राइफल अम्यूनिशंस, उसमें उन्होंने जिक्र किया 155 mm बोफोर गन्स, उन्होंने जिक्र किया 355 एंड T-72 टैंक्स। अध्यक्ष जी, हमने ये दावा किया है कि CBC की रिपोर्ट केवल 2 आइटम्स पर है। सारे दस्तावेज ये कहते हैं कि CBC की रिपोर्ट केवल 2 आइटम्स पर है।
लेकिन जयपाल रेड्डी कहते हैं कि सीवीसी की रिपोर्ट 5 आइटम्स पर है। कल आपके सामने ही बात हुई। उन्होंने इसमें यह भी कहा कि अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो मैं फाइल नंबर देने को तैयार हूं। मैं कॉन्ट्राडिक्ट करती हूं। उन्होंने कहा विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई से इट विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अध्यक्ष जी, जिन आइटम्स का उन्होंने जिक्र किया, एंड हाउ कुड ही भडाना, तुम भाई हो मेरे, तुम क्यों खड़े? अरे थोड़ा लिहाज कर लो भैया, आप बैठ जाओ। भडाना जी, वो सिर्फ ये उनसे पूछ रहे हैं कि अगर मुझे कह रहे हो हाउ कैन शी, देन हाउ कुड ही, ये तो पूछ सकते ना। आप चुप करो। अगर इस सरकार में, और आप इस सरकार को, अटल जी को और डिफेंस मिनिस्टर को अगर आप एक सलाह दे देते, ये सारा देश देख रहा है कि इन्होंने कल कहा, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कल एक बात कही सर कि मुझे इस सदन में सदस्यता की भी ऐसे आरोप लग रहे हैं। मैं कहता हूं अगर जरा भी इस सदन को, इस सरकार में आपको, जब तक आप पर आरोप लगे थे, आप उनसे इंक्वायरी सेटअप के बाद मिनिस्टर बनते तो आपकी इज्जत बनती, इस सरकार की इज्जत बनती। सलाह दीजिए इनको, क्यों मिनिस्टर बनाया गया? ये तो बोलने दो। ये तो विषय आपके देश देख रहा, देश के सामने निर्दोष साबित हो जाते हैं। अपनी पार्टी से समय मांग लो भडाना जी, तब ये बोल लेना। क्या जरूरत थी इनको कि डिफेंस मिनिस्टर बनकर इंक्वायरी करें? उस इंक्वायरी का मायना क्या रह गया जो डिफेंस मिनिस्टर की सीट पर बैठ कर है? इसके लिए सुषमा जी, इसके लिए आप कह दीजिए कि इनकी इंक्वायरी होने के बाद भी आई एम नॉट टेकिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। अपनी पार्टी से समय मांग लो, फिर ये बात प्लीज गो अहेड। मेरे इससे प्रासंगिक नहीं, ये प्रश्न से संबंधित नहीं है, आप जो बोल रही है इससे संबंधित नहीं। एक मिनट सर, मे आई सीक वन क्लैरिफिकेशन? सुषमा जी, बहन जी, थोड़ा सोमनाथ जी, some other member is speaking. She has yielded, sir. Sir, I have. I will ever. मैं हमेशा I will always yield to सोमनाथ जी। बहुत अच्छा बहन है। आप जैसे भाई हो तो कौन अच्छा बहन नहीं होगा? ये तो बहुत अच्छा लीडर भी है। काहे हुआ ये भाई बहन की झगड़े में पिताजी का क्या हो रहा है? क्या बोला? सर, एक ही क्लैरिफिकेशन सर। I am not in the PSC. I have no knowledge of, except what has come in the PSC report. I have no knowledge of CIG. I have personally no knowledge of CBC. I am only asking, requesting the Honorable Minister, how does she know what is the content? Because it has been categorically stated to be a totally classified document. It cannot be disclosed except to the Defence Ministry. Has the Defence Ministry disclosed it to the Parliamentary Affairs Ministry? Has it been disclosed to her? How does she know? I am only asking for a clarification. I am not making any आरोप नहीं लगाया। आप तो क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं बहुत। ऐसा नहीं सोमनाथ दा, आप जानते हैं मैं तो फिर भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर सरकार का कोई भी मंत्री कह सकता है, पर वो जयपाल रेड्डी आ गए, जरा उनसे पूछो हाउ कुड ही लेवल दिस एलिगेशन एंड से इट विद सेंस ऑफ एलिगेशन। उनको पूछेगा, आपको जवाब दे दीजिए ना। पूछो आगे। जो पूछेगा, सर, he has taken the responsibilities for him. I am not trying to say anything on his behalf. He has to do that. But how does she know? जयपाल जी, मैं चाहूंगी आप जरा बैठ जाएं और ये बात सुन लें। मैं जनार्दन जी, मैं रिपीट कर दूंगी, आप पीछे मुड़ के न बताएं, मैं रिपीट कर दूंगी। आपने कल ये कहा that I am stating with full sense of responsibility. I am requesting. नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी। He doesn't need your assistance. I'll repeat it for his benefit. जयपाल जी, आपने कल ये कहा
I'm stating with full sense of responsibility that there were 5 items. And let me place those 5 items on record. उसमें आपने कहा A47 राइफल्स, A47 अम्यूनिशन, आपने कहा 355 टैंक्स, T72 टैंक्स, ये सारी चीजें कही आपने। हमारा दावा ये रहा है कि सीवीसी की रिपोर्ट में ऑपरेशन विजय के समय से संबंधित केवल 2 आइटम्स हैं, जो 4.2 और 4.7 पैरा में। नहीं तो मैं अब आपकी बातें बता दूं, आप एक बार सिर्फ सुन लें, क्योंकि आपने कहा अदरवाइज यू विल गिव द फाइल नंबर। A47 राइफल का मामला 2695 2 जून 95 के कॉन्ट्रैक्ट का है। A47 राइफल अम्यूनिशन का मामला 23 दिसंबर 96 के कॉन्ट्रैक्ट का है। 155 mm गन का मामला मिप्रो के साथ का कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 93 से 97 तक का है। इनमें से एक भी चीज, अध्यक्ष जी, भी एक भी चीज ऑपरेशन विजय के समय की नहीं है। इसलिए उनका ये कहना कि वो जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं कह रही थी कि अधपके तथ्यों के साथ चीजों को सदन में रखना, ये चीजें अनुत्तरित नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मेरा कहना बनता था। I was wanting to refer to the file numbers. I was not asked to. Number 2, their chief whip, Mr. Vijay Kumar Malhotra, yesterday said not a single item of Vijay operation was covered by CVC, while the madam says, as minister, 2 items were covered. Sir, may I know? Which of the 2 is Sir, covered? may I explain it? One of the 2 is covered. Who is lying? Sir, about that. मैं बताती हूँ। नाम लिया। कृष्णा कोल एंड रशियन एमुनिशन जो 4.2 और 4.7 पैराग्राफ में है, वो सीबीसी में वही है जो सीएनएजी की रिपोर्ट में है, लेकिन 205 बना देना। एक मिनट, ये जो 2 आइटम्स का कहा गया है, उन दोनों आइटम्स पर भी वहाँ पर सीबीसी के पास गई, सीबीसी ने उन पे रिपोर्ट नहीं दी और ये कहा कि हम इसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे, और ये यहाँ मल्होत्रा जी सदन में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लीज सुनिए, मल्होत्रा जी सदन में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन प्लीज सुनिए, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे ऑथेंटिकेशन तो मैं रिकॉर्ड से निकाल दूंगा। Please let me know. ऑब्जर्वेशन में कहा कि उन 2 आइटम पर भी सीबीसी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी, उनके पास गया था। दिस इज फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। Sir, I concede, as an honorable important minister, as a cabinet minister, she is supposed to know. Very well, I have said it. The defense minister has informed her for the speech or before that. But sir, merely let me listen to Mr. Somnath Chatterjee, please. Merely take. Please sit down. Please sit down. Yes. Merely taking it out of the records of the House will not help. It's a question of classified document being made available to him. How did he know? How did he know, sir?
keep it on record. We'll go through it. Yes, please. Yes, Sushma ji. Let him keep it on record. तभी मालूम पड़ेगा what is can be done. Please sit down. Please sit down. Let me make the position clear once again. आप क्या करें? Please. Let me make the position clear. Please. I have already said on this issue yesterday during the debate. The Honorable Deputy Speaker has given his ruling. And Mr. Malhotra ji, जरा बैठिए, मैं बोल रहा हूँ, please. Yesterday, the same issue was raised in the House. I was here in my chamber. I was looking at TV, and I know that Deputy Speaker has given a ruling that the documents of the leaders' meeting are always confidential, and therefore, such documents cannot be produced in the House unless permitted by the Speaker. This is the ruling given by the Deputy Speaker yesterday, and therefore, the reference to that also need not to be made in the House. That has been the convention. But apart from that, I had also said during the meeting that if both the parties agree, the ruling party and the opposition, even I was prepared to allow a debate on the issue in the larger interest of the democracy. And therefore, though the reference has been made, I am not prepared to accept it as a document unless it is authenticated. If it is not authenticated in a proper manner, I will expunge the words which are said in the House. Yes. Please, Vijay ji, Text change नहीं होता. Yes, Sushma ji say. अध्यक्ष जी. Now permitted us to speak. Sushma ji. हर स्टेशन पे गाड़ी अटका रहे हैं, मैं क्या करूं? पैसेंजर मेल बना के रख दिया मुझको. अध्यक्ष जी, अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अध्यक्ष जी, अब मैं थोड़ा आगे विषय को बढ़ाती हूँ. इन्होंने कुछ आरोप अर्थव्यवस्था से संबंधित लगाए, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को लेकर, एडिबल ऑयल्स को लेकर. मेरे सहयोगी अरुण शौरी इसी चर्चा में भाग लेने वाले हैं. वो सारे विषय में इनके लिए छोड़ती. एक विषय जो सीधे मुझसे संबंधित है और जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने मेरा नाम भी लिया, इंगित करके पूछा, महिला आरक्षण का. उसके बारे में मेरा बोलना बहुत पसंद है. अच्छा हुआ खड़े हो ये बात अध्यक्ष जी, विषय का स्पर्श करते ही ऑपोजिशन यूनिटी सामने आ गई. मैंने केवल नाम लिया कि मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं. जानबूझ के अच्छी बहस हो, इसे मैं नहीं उठाया था, इसे मैंने उसको छोड़ दिया था. इसे मैं कह रहा हूँ अच्छी बहस होने की वजह से मैंने कल छोड़ दिया. अगर आप ये छेड़ेंगी तो हम जरूर छेड़ेंगे. मैं छेड़ नहीं रही, मैं केवल दो चीजों का स्पष्टीकरण दे रही हूँ. कल ही कह दिया मुलायम सिंह लागू नहीं होने दे रहे पास, ये मामूली आरोप है. मुलायम भाई, ये सही है? मेरी तरफ से दो स्पष्टीकरण देने बनते हैं. हो गया था अध्यक्ष जी. नहीं, इस पर सीधा केवल साधा रास्ता है. आप कहिए क्या, आप भी उनके भाई है, बात खत्म हो जाएगी.
आप भी कहो भाई ये बोलिए मुलायम भाई बैठो। हमको अदब महोदय मैं आपसे आरोप नहीं लगा रही हूँ, बैठो। It was not in Mulayam Singh ji's manifesto. It is in your manifesto. अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण पर है, ये जो मैं कह रहा हूँ उसी तरह है, ऐसा नहीं है। चुनाव घोषणा पत्र मैं आपकी की बात कहने वाली हूँ, चुनाव बैठ तो घोषणा जाओ। पत्र में है, लेकिन जो हम आपके समक्ष या और प्रधानमंत्री से व्यक्तियों से मिलकर के, प्रधानमंत्री से मिलकर के जो मैंने नेताओं के सामने कहा है, वही हमारे चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है। अध्यक्ष जी, माननीय सोमनाथ चटर्जी जी का हमारा जब मोर्चा बना था, तो मोर्चा के कार्यक्रम में आम सहमति आपने भी स्वीकार कर ली है। अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण विषय पर हमारा मैनिफेस्टो हमें दिखाया जाता है। आज भी सुबह चतुर्वेदी जी ने दिखाया, कल श्रीमती गांधी ने भी बात की। फिर हमारी नीयत पर शक किया जाता है और फिर हमसे दो प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उनका जवाब निश्चित तौर पर देना होगा। एक प्रश्न पूछा जाता है सोमनाथ जी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता से। कल कहा उन्होंने, कोटा जैसी चीज पर सेंट्रल हॉल की राह दिखा दी, विमेन रिजर्वेशन क्यों नहीं ऐसे ही पास कर लेते। दूसरा सवाल उठाया जाता है, कल कहा, कल के उसमें है, कल के में। But talking of consensus, when there was no consensus, you took us to Central Hall. Yes. You did not wait for इसका consensus. मतलब वैसा ही कंसेंसस Therefore, you are now taking a plea of consensus as an attempt to not to bring this bill. Justify, because there is a total division in your BJP. I challenge. Bring that bill. Let us find out. Yes, let us find out. There is no deal. I challenge. India would be split apart. I challenge them to bring it. I challenge them to bring it. हमारी फिक्र ना करें, मुलायम सिंह जी को समझाएं। और दूसरा कहा जाता है, और दूसरी बात कही जाती है कि बाकी बिलों पर कंसेंसस नहीं, इसी पे कंसेंसस की बात क्यों की जाती है। ये दो आरोप लगते। शिवराज जी ने उस दिन कहा कि बाकी पे कंसेंसस नहीं, इस पर कंसेंसस क्यों। और शिवराज जी ने तो यहाँ तक कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो हम कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर प्लीज, कि हम कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जितनी मेजोरिटी भी जुटा सकते हैं। ये दो बातें कही जाती। मैं यहाँ दोनों बातें साफ कर देना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, प्लीज आग भी छेड़ कर ही बुझेगी, बुझाने के लिए भी आग के पास जाना पड़ेगा। नहीं, वो जो कह रहे हैं, हाँ, तो जब पास हो जाएगा तो बुझी जाएगी ना। अध्यक्ष जी, इन दो बातों को लेकर देश में काफी भ्रामक स्थिति है। पहले तो मैं इन दोनों का स्पष्टीकरण दे दूं। संयुक्त अधिवेशन में कोई बिल केवल तभी ले जाया जा सकता है जब वो एक सदन में गिरे, दूसरे में पारित हो। ये उसकी पूर्व शर्त है संयुक्त अधिवेशन की। अगर एक सदन में विधेयक गिरे, दूसरे में पारित हो, तब संयुक्त अधिवेशन में जा सकते। अभी तो यहाँ एक भी सदन में चर्चा ही नहीं हो पाई, गिरना और पास होना तो बहुत दूर की बात है। सुन लो, मैं बताती हूँ, मैं बता रही हूँ क्या दिक्कत है। दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अब सुनना ही नहीं तो अलग बात है। ये तो उनकी बात का जवाब हुआ, ये उस बात का जवाब हुआ कि संयुक्त अधिवेशन क्यों नहीं हो सकता। पहला स्पष्टीकरण। मैं दूसरी बात पे आ रही। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्लीज अपेक्षित संख्या भाजपा, कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर हो जाती है। लेकिन अध्यक्ष जी, आप ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए केवल संख्या नहीं, सदन के अंदर का वातावरण भी चाहिए, क्योंकि डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, ना का सवाल नहीं, डिवीजन होता है।
डिवीजन होता है। आप उत्तर दीजिए, हर वाक्य पर इंटरप्ट करेंगे तो आपका उत्तर नहीं आएगा। वी विल टेक ओनली योर स्पीच ऑन रिकॉर्ड, नथिंग एल्स। बोलिए, दूसरी कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, प्लीज। ठीक है अध्यक्ष जी। एक 2 मिनट रुकिए, उनका मुद्दा पूरा होने दो। मंत्री जी नहीं लाने का सवाल नहीं है, किसी दूसरे विषय पर पारित नहीं हुआ है, सिर्फ पर जिस पर कंसेंसस नहीं हो, क्योंकि लॉबीज वुड बी क्लियर। अंदर बैठो, बेल बजेगी, वोट होगा, शांति बनाइए। और तीसरी बात जो अभी कहा कि चर्चा क्यों नहीं कराते, सोनिया जी बैठी है, सोमनाथ जी बैठी है, चर्चा के लिए ये बिल मैं पिछले सत्र में स्वयं लेकर आई। मैंने फोन करके कहा सोनिया जी मैंने चर्चा के लिए लगवा दिया, और उन्होंने बहुत खुश होकर कहा, वो सामने बैठी, क्योंकि जब मैं उनसे मिलने गई तब भी उन्होंने कहा था कि मेरे पति का अधूरा स्वप्न पूरा हो जाएगा, आप इसको लाइए। तो मैंने उनसे कहा सोनिया जी मैंने बिल लगवा दिया, उन्होंने कहा अच्छा, बहुत हिम्मत करी। सोमनाथ जी बैठे हैं, प्लीज देवेंद्र जी। नहीं देवेंद्र जी, आई हैव नॉट परमिटेड यू, प्लीज नो। ये देखिए अध्यक्ष जी, सोमनाथ आप बैठे हैं। Sit down. Please sit down. देवेंद्र जी, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? Yes, सुषमा जी। Speaker sir, please. Speaker sir, Sushma ji is talking of total unity of NDA. Look at the division between JDU and HAP. Let the election work. अध्यक्ष जी, मैंने एनडीए की बात नहीं की, मैंने कहा बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट। I never spoke of NDA. मैंने Please sit down. Sir, cat came out from the bag. Now let Sushma ji continue. Yes. अध्यक्ष जी, सोमनाथ जी यहाँ बैठे हैं। सोनिया जी के बाद मैंने सोमनाथ जी को फोन किया, वो बोलपुर में थे। बोलपुर में मैंने कहा सोमनाथ जी मैंने बिल लगवा दिया चर्चा के लिए, आप आ जाइए और सब लोगों से बात कर लिए। बहुत खुश हुए और कहा कि मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने बिल लगवा दिया। तो जहाँ तक चर्चा की बात कह रहे हैं चतुर्वेदी जी, सरकार की तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते मैंने 5 दिन थे अभी सत्र में, चर्चा के लिए बिल लगवा दिया। सोनिया जी से बात कर ली, सोमनाथ जी से बात कर ली, लेकिन जो दृश्य यहाँ उपस्थित हुआ आप उसके साक्षी हैं। अंदर जो बात हुई उसमें यह तय हुआ कि या तो सबको निकाल कर चर्चा हो सकती है, तब आपने स्वयं का 20 साल से कभी किसी को नहीं निकाला, क्या इस पर निकालूं, एक कंसेंसस बना लूं। उसके बाद भी हमने कहा और मैं आज फिर कहती हूं, जिस चीज पर सर्वानुमति हो, मौजूदा बिल पर, डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी पर, ईसी के प्रपोजल पर, जिस पर हो सरकार तैयार है और महिला आरक्षण बिल पारित करवाना हम चाहते हैं। अध्यक्ष May, if you will, otherwise I will sit down. Sir, it is a responsibility of the government to see that the bill is passed. Okay. It should not be shifted to other parties or even to the chair. And if you want something has to be done, you don't do it with our permission. You know what are the rules. You can move the motion and you can see that the bill is passed in whatever fashion you like. But for God's sake, don't shift the responsibility to us, nor to the speaker. Sir, ये अपनी जिम्मेदारी से बरी होने वाला वक्तव्य है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकेले सरकार पारित नहीं करा सकती, 2/3 लोग चाहिए होते हैं, 50% नहीं चाहिए होते। चलिए छोड़िए। अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी, इस पर मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी। अब मैं अगले विषय पर Please sit down now. Please sit down. Yes, yes, बोलिए। आखिरी आरोप जो Please. आखिरी आरोप Are you good? You have already said on this. आखिरी आरोप जो उन्होंने लगाया, आखिरी आरोप वो था। उसके पहले मुझे मुलायम सिंह जी को इजाजत देनी है, क्योंकि इसी विषय पर बोलना चाहते किस पर? इस पर तो भाषण नहीं करना चाहते, आपको प्रश्न पूछना चाहते। अध्यक्ष महोदय, मुझ पर लांछन लगा है कि मुलायम सिंह और लालू जी नहीं पास होने दे रहे। इसे मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी कोशिश तो ये थी, और आदरणीय सोमनाथ चटर्जी की वजह से कल मैंने छोड़ दिया था, मैंने पॉइंट लिखा कि इस तरह नहीं बोलोगे, लेकिन क्योंकि विपक्ष का विश्वास का प्रस्ताव है, लेकिन पता नहीं कि कांग्रेस के मित्र क्या चाहते हैं। जब ये जानते हो कि हमारे और आपकी विषय पर मतभेद हैं, तो कम से कम इसको छोड़ दीजिए। और अनुरोध आप बार बार ऐसा मत कीजिए अध्यक्ष महोदय, अगर आप प्लीज हम बोलने नहीं चाहते, अध्यक्ष महोदय बिल्कुल बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक ये कहा कि हम दोनों मिलकर, तीनों मिलकर बना लिया, बहुमत के बल पर अगर आप दोनों मिलकर के चाहते हो कि लोकसभा भेज देंगे तो नहीं भेजने देंगे, ये क्या नहीं भेजते थे बहुमत के बल। इजाजत महोदय, अगर ये फरमाना चाहते हो तो आज मैं कहना चाहता हूँ, और प्रधानमंत्री जी हमारे विकल्प पर सहमत होने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या आप मुसलमानों का आरक्षण चाहते हो? बताओ, आप बताओ, बैकवर्ड का आरक्षण चाहते हो? बताइए, चाहते हो? बताइए। और फिर पंचायत का भाव, पंचायत का देते हो, आप पंचायत का बहाना ढूंढते हो। हमेशा कहते पंचायत में हमारे विषय नहीं किया, पंचायतों को बर्बाद किया, पंचायतों के आधार पर हमने बैकवर्ड का आरक्षण किया, तो क्या बैकवर्ड का आरक्षण करोगे स्वीकार? लेकिन महोदय, हमने प्रधानमंत्री से मिलकर आप उनको क्लैरिफिकेशन वो एक रास्ता निकाला गया था, लेकिन उस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं हुई। ये है सही बात। प्लीज सुनिए। Sir, on behalf of the Congress Party, we have not changed our stand. 33% reservation should be given to women, and in doing so, if others' interests are to be protected, we can look into it. And if people have different views about Panchayati Raj, we have our own views. We don't think that the Panchayati Raj was a wrong step. It was a correct step, and it should be done here also. Yes, अध्यक्ष जी, नहीं, इस स्थिति पर उनको नहीं, वो लीड करेगी तो रघुनाथ जी, आपको टाइम मिलेगा ना, तब बोल लीजिए। देखिए, अभी नहीं रघुनाथ जी, आप अपने समय से बोल लीजिए। वो बैठ जाएगी तो मैं बोल सकता हूँ। इस पर थोड़ी चर्चा शुरू हो रही है। नहीं, इस विषय पर अभी चर्चा नहीं है मुलायम सिंह जी, यह विषय तो पूरा हो गया। आपने जो चाहा, जब परंपराओं की बात चलती है, माननीय मंत्री जी, एक आधा मिनट का, तो जो हमारा प्रस्ताव है या हमारा सुझाव है, मुझे खुशी है कि चुनाव आयोग ने इसको स्वीकार किया, और आपने भी एक संविधान समीक्षा के बारे में आप न करिए। पाटिल साहब, मैं आदर करता हूँ, मत कीजिए ज्यादा। हाँ, इसलिए हम कहना चाहते संविधान समीक्षा, और संविधान समीक्षा में भी जो संगमा साहब उसके सदस्य अब नहीं है, थे, उसने भी यही कहा है कि पार्टी को आरक्षित किया जाए, लेकिन कोटा पर अभी चर्चा नहीं हो। इसलिए हम कहना चाहते पूरे देश के सामने, हम महिला बिल के खिलाफ नहीं, महिला बिल में संशोधन चाहते हैं। महिला बिल खतरनाक है, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, सरदारों के लिए, सिखों के अल्पसंख्यकों के लिए और दलितों के लिए। इसलिए हम चाहते नहीं है कि सोनिया जी जैसी और सुषमा जैसी आए ही केवल औरतें, हम चाहते वो भी आए जो पर्दा लटका है, वो भी आए, मजदूर काम करने वाली। केवल यही हमारी देश सुंदर है, ऐसी नहीं आए, सुषमा जी जैसी चाहते हो ना, ऐसी बदसूरत भी आए हमारी। देखिए, जब तक सुषमा जी लीड नहीं करेगी, मैं उनको फोर्स नहीं करूंगा। ये सूचना देना चाहते हैं कि सदन में कई बार महिला विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं है, विवाद में फंसा हुआ है। किसी भी विवादास्पद बिल पर जब तक सर्वसम्मत नहीं बन जाए, तब तक इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। और इस मामले में मुलायम सिंह जी ने जो कहा है,
सदन में बहुमत उनके साथ है, इसलिए इस भावना को समझकर ही कोई कदम उठानी चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं। इसी के लिए बिल नहीं आता है, चाहे एनडीए में कभी पास नहीं होगा, हम जानते हैं। सोमनाथ जी, there is a point of order, please. Let me listen to the point of order, please. खैरे जी, आप बैठिए। Yes, बोलिए। What is your point? रूल कोट कीजिए, अपना रूल कोट कीजिए। कौन से रूल से पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें? नियम पर नहीं है, लेकिन मैं नियम पर नहीं है, नहीं मान्य। लालू जी का भी नाम लिया कि महिला बिल में लालू जी भी रुकावट पैदा कर रहे हैं। इससे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लालू जी ने महिला बिल का विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने चाहा है कि उसमें महिला बिल जो आ रहा है उसमें संशोधन किया जाए, उसमें पिछड़ा वर्ग को और ओबीसी ग्रुप को सारे लोग को भी देने की बात कही गई है। Finally, Mr. Speaker, sir, I charge this government with blatantly undermining the independence of our foreign policy. उन्होंने कहा कि हमने विदेश नीति को वोटिंग के लिए 6 बजे का टाइम रखा है और 1 बज गए हैं। 11 बजे से शुरू है, मुश्किल से 10-15 मिनट कांग्रेस के लोग बोले हैं और उसके बाद 1 बज गया है। इस रफ्तार से हम लोग भी सर हमको कोई आपत्ति वो मेरे पास बोले, आप बैठिए पीछे बोले, लेकिन बहुत अभी 2-3 पार्टी ही केवल सदन में हिस्सा लिया है भाषण में, और इस हिसाब से बहुत सारे सदस्य इसमें बोलने वाले हैं। आपने ठीक है, आपने कह दिया 2 मिनट 4 मिनट में, लेकिन 2 मिनट 4 मिनट में खत्म होने वाला भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने शुरू में ही आपने समय का पाबंदी बना दिया है। इस समय की पाबंदी को या तो लागू करें और नहीं तो फिर 6 बजे का जो है, जो आपने टाइम फिक्स किया है, वो फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही मेरा आपसे आग्रह है। Sir, I will submit. Sir, I will submit to you that the debate is very constructive, and I request you, sir, there should not be any time limit. Of course, not the whole night, but there should be reasonable increase of the time to ensure the participants to perform. And I do feel you can. I am asking the speaker, not to you. What is this? What is this? We are appealing to you. And Mr. Speaker, sir, I share the concern of Ramvilas Paswan ji. There may be parties who may not have members, but they want to contribute, and therefore time limit of 6 o'clock should not be a fixed thing. It could be extended as you desire. अध्यक्ष जी, please let me. Yes, Parliamentary Affairs Minister. Would you like to say on the request made by Mr. नहीं, मैं तो अपना भाषण आगे करना चाहती हूँ। See, this has been decided in the Business Advisory Committee and also thereafter that yesterday and today are the dates for debate, and we'll be concluding the debate today with voting. And before that, the Prime Minister will address the House. Ramvilas Paswan ji is right in saying that the members who will be speaking later must also get enough opportunity to speak. I agree with him, and therefore, whatever time has been allotted, the observations which I had made in the morning still stands. And if some member from the ruling party takes a longer time, the other members may not get an opportunity to speak, or their time will be reduced. I assure Ramvilas Paswan ji that you can be rest assured that those parties which are mentioned and the time which is given to each party, they will get the time which is allotted to them. And with this time limit also, we can finish the debate by 5 o'clock. If necessary, I would try to extend the time at that stage. Thank you. अध्यक्ष जी, जितना मैं बोली हूँ, अगर उस सारे का आप हिसाब लगाकर नपवाएंगे तो 28 से 30 मिनट से ज्यादा मेरा बोलना नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हर वाक्य के बाद 2 मिनट का व्यवधान होगा तो वो 30 मिनट 1.5 घंटे में ही पहुंचेंगे ना। कोई बात मैं खिलाफ नहीं कह रही, उसके बावजूद भी खड़े हैं, अपनी बात कह रही हूँ तो भी खड़े हैं। तो मैं अब आखिरी उस पर आ रही, जो आखिरी आरोप उन्होंने लगाया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने विदेश नीति की निष्पक्षता को बुरी तरह समाप्त कर दिया। ये एक शालीन भाषा है कहने की। वास्तव में आरोप ये है कि हम किसी देश के दबाव में काम कर रहे हैं, स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रखेंगे, निष्पक्ष विदेश नीति नहीं रखेंगे। यही कहना चाह रहे हैं, यही है, यही। इसीलिए उसका भाव कह रहे।
अध्यक्ष जी, कल एक बात की थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने पोखरण परीक्षण का जिक्र किया था और ये कहा था कि पोखरण परीक्षण टर्निंग पॉइंट था। वो प्रधानमंत्री यहाँ बैठे नहीं थे जिस समय सोमनाथ दा बोल रहे थे, और उन्होंने उपहास में एक प्रश्न किया कि मैं जानना चाहूंगा पोखरण परीक्षण किस चीज का टर्निंग पॉइंट था। सोमनाथ दा, आज मैं सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूँ, पोखरण परीक्षण टर्निंग पॉइंट था भारतीय स्वाभिमान का। पोखरण परीक्षण टर्निंग पॉइंट था राष्ट्रीय सम्मान का। पोखरण परीक्षण टर्निंग पॉइंट था देश की रक्षा का। पोखरण परीक्षण टर्निंग पॉइंट था बाह्य सुरक्षा का। और पोखरण परीक्षण जवाब था आपके उस आरोप का कि हम अमेरिका के दबाव में काम करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अमेरिका के दबाव में काम करने वाली सरकार पोखरण परीक्षण कर सकती है? पोखरण परीक्षण हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति की आंखें लाल पीली हो गई। उन्होंने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन क्योंकि विदेश नीति के संदर्भ में बात कर रही हूं, इसलिए और किसी पहलू पर बात नहीं करूंगी। वो आंखें लाल पीली करने वाले राष्ट्रपति, वो आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले राष्ट्रपति अपने आप कुछ दिनों के बाद वही राष्ट्रपति बदले नहीं, वही राष्ट्रपति भारत आए और भारत आकर उन्होंने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की। ये विदेश नीति की सफलता नहीं तो और क्या। और इससे भी बड़ी बात, उनके यहाँ ये सरेंडर का जवाब दे रही हूँ, लेकिन उस राष्ट्रपति क्लिंटन के सामने अटल बिहारी वाजपेयी ने आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की गुहार नहीं की। ये अगर विदेश नीति की निष्पक्षता नहीं तो और क्या है। ये अगर भारतीय स्वाभिमान की विजय नहीं तो और क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहते हैं दूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये मत समझो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो तो आतंकवाद से बच जाओगे। भारत के राष्ट्रपति लंदन जाते हैं, संवाददाता सम्मेलन करके कहते हैं आतंकवाद के ऊपर पश्चिम ने दोहरे मानदंड अपना रखे हैं, अपने लिए एक और दूसरों के लिए एक। क्या कोई स्वतंत्र विदेश नीति वाले के अलावा कोई प्रधानमंत्री इस तरह की बात कह सकता है? मैं पूछना चाहती हूँ, G8 देशों की मीटिंग होती है, कभी आज से पहले भारत को वहां बुलाया नहीं गया। जहां अमेरिका बैठा है, फ्रांस बैठा है, जर्मनी बैठा है, रूस बैठा है, चीन बैठा है, भारत को विशेष निमंत्रण आता है और भारत के प्रधानमंत्री एक विशेष इनवाइटी की हैसियत से इन लोगों के साथ बैठते हैं। क्या ये हमारी स्वतंत्र विदेश नीति की विजय नहीं? मैं पूछना चाहती हूँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भारत के प्रधानमंत्री को घर से बाहर निकलकर द्वार पर स्वागत करके अंदर ले जाते हैं। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं है जिस पर खुश होना चाहिए? अध्यक्ष जी, जिन चीजों के ऊपर भारत को गर्व करना चाहिए, ये हमारी विदेश नीति की सफलता है। ये हमारी विदेश नीति की सफलता है कि आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा मिली है, लेकिन भारत ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए गिड़गिड़ाहट नहीं की। उसके बावजूद भारत की प्रतिष्ठा के चीन में भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो झंडे गाड़ कर आते हैं, उप प्रधानमंत्री जाते हैं तो झंडे गाड़ कर आते हैं। इसके ऊपर आपको गर्व करना चाहिए, लेकिन खड़े होकर ये कहना ये भी बुरा है, वो भी बुरा, वो भी बुरा, सब कुछ बुरा ही बुरा दिखाई देता है। ये अनास्था का वातावरण, ये अनास्था का वातावरण ये देश में फैलाने की बात नहीं करती। और मैं आखिरी बात कहती हूँ, अध्यक्ष जी अब बैठ जाओ, बैठो अखिलेश। अध्यक्ष जी, और जब हम बड़ा लक्ष्य रख के बात करते हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं, भारत को 21वीं की सदी बनाने की बात करते हैं, एक बड़े लक्ष्य की बात करते हैं, तो नेता विपक्ष हम पर फब्ती कसती हैं
कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी उन्हें, मुंगेरी लाल हिंदुस्तान की जमीन से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है जो छोटा होते हुए बड़े सपने देखता है। मुंगेरी लाल भारतीय लोकतंत्र का प्रहरी है। मुंगेरी लाल प्रतीक है उस चीज का जहां झोपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेता है। अध्यक्ष जी, ये मुंगेरी लाल का सपना है। अध्यक्ष जी, ये मुंगेरी लाल का सपना है। जिस समय गांव की झोपड़ी में बैठे हुए रामविलास पासवान ने ये सोचा होगा कि वो देश के रेल मंत्री बन सकते हैं, तो इन्हें भी किसी ने मुंगेरी लाल समझा होगा। जिस समय राबड़ी देवी की पत्नी पर्ची बांच करके किसी ज्योतिषी ने कहा होगा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनी है, तो शायद किसी ने मुंगेरी लाल समझा होगा। जिस समय सुषमा स्वराज ने एक मध्यम वर्ग में जन्म लेकर ये सोचा होगा कि वो कैबिनेट में एमपी। अध्यक्ष जी, आप बीच में क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, ठीक है, शोभा नहीं देता, बैठिए। ये लोग देखिए, अध्यक्ष जी, ये लोकतंत्र का मुंगेरी लाल है जो लाल बहादुर शास्त्री को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनवाता है, जो चौधरी चरण सिंह किसान के बेटे को प्रधानमंत्री बनवाता है, जो एक शिक्षक के बेटे अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनवाता है। ये मुंगेरी लाल का सपना साकार होने वाला सपना है। और अगर कोई बड़ा सपना आप साकार करना चाहते हैं तो पहले सपना देखना पड़ता है, लक्ष्य बड़ा रखना पड़ता है। यूपी के गवर्नर हैं विष्णुकांत शास्त्री। एक बहुत सरल शब्दों में उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कविता की। उन्होंने लिखा है, बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया उस कविता में, बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने, तो जवाब देते हैं, बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय, मृदुवाणी, किंतु अहम छोटा हो, जिससे मिले सहज सहयोगी, दोष हमारा श्री राम का यही प्रवृत्ति कल्याण। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, यह बड़ा लक्ष्य हमने रखा है, उसके लिए बड़ी तपस्या कर रहे हैं, बड़ा हृदय है प्रधानमंत्री का। और मैं आज कहना चाहती हूँ, यह जो बड़ा सपना देखा है प्रधानमंत्री ने, इस लक्ष्य का संधान करके हम रहेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत प्रगति करेगा। 21वीं सदी भारत की सदी होगी, ये हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत